थोड़ी बदनामी होगी, यही ना। कुछ समय बाद लोग भूल जाएंगे, तुम नहीं समझोगी। वह बाहर की तरफ मुड़ गया कि वृंदा की आंखों से आंसू टपक पड़े। रोक क्यों नहीं लेती? हक से मत जाने दे, उस पर तेरा हक है। हक के लिए तनकर खड़ा हो जाना स्वार्थ में तो न गिना जाएगा। प्रेम स्वार्थी बनाता है तो क्या, कभी कभी स्वार्थी बन जाना अच्छा है, जब बात रिश्तों को जोड़े रखने की आए। गाड़ी का एक पहिया गलत राह चुने तो फर्ज नहीं एक दूसरे का कि उसे रोके। उनके रिश्ते का अस्तित्व बरकरार रहे, कोई उसे धूमिल न करे तो कदम उठाने से जो रोक ले। मन की इस पुकार पर दौड़ती आ गई मुख्य दरवाजे तक। पहलवान जी, उसने हाथ बढ़ाकर पुकारा। पुकारने पर वह रुककर मुड़ा। दोनों की नज़रें मिली। एक में आंसू थे, बेबसी थी, प्यार था, तड़प थी। दूसरी जोड़ी आंखें खाली और सूनी, पत्थर हो चुकी शायद की। उसकी करुण पुकार पर भी बगावती न हुई। कदम पीछे की ओर मुड़े, जो धीरे धीरे दूर और दूर होने लगे। कुछ ही देर में साया व नज़रों से ओझल हुआ तो भागते कदमों से अंदर आ गई। इतना बेबस कोई कभी भी ना हो। मौत दे दे ऊपर वाला, ये बेबसी न दे, ये दुख न दे। लगा मानो उसकी आत्मा भी साथ ले गया कि अब सांसों की डोर टूटती महसूस हुई। संभालने दीवार का सहारा लिया, मुंह पर हाथ रख घिसटती बैठ गई। दोनों हाथ से चेहरा छिपाए, फूट फूट कर बेरहम नियति पर आंसू बहाने लगी। दिल में असहनीय दर्द व पीड़ा का संचार इतना तीव्र था कि पूरे जिस्म की ताकत को निचोड़कर धो दिया। कुछ देर ही हुई थी कि बाहर से घर में प्रवेश करते कदमों की आहट पाकर चौंक उठी। पहलवान जी लौट आए। आंखों से आंसू का झरना बंद हुआ। हृदय में खुशी का मीठा सोता फूटकर बहना शुरू हुआ। बारिश की पहली बूंदों में हर्षोल्लास से नाचती भीगती पश्चाताप पर गौर किया तो पहचान गई। पहलवान जी नहीं, वो तो तूफान की तरह भरभराते आते हैं। ये सहज सरल कदमों की आहट बाऊजी की है। अंदाज़ा गलत भी ना था। थोड़ी दूरी पर बाऊजी खड़े थे, हैरान परेशान। बाऊजी आप? चौंक कर उठ खड़ी हुई। हाँ मैं। आप इस समय आ नहीं सकता। नजरें सवालिया से अधिक तंजमयी थी कि हड़बड़ा गई। ऐसी बात नहीं, जल्दी आंसू पोंछ। सामान्य होने का दिखावा बाऊजी से न छिपा। कैसे छिप सकता था? कल रात का पूरा सीन आंखों में तैर रहा था, जो यूं ही बेवजह नहीं था। अनुभवी आंखें कैसे मामला न परखती कि हर बात को मुंह में दबा पेट में चबा लेने वाली वृंदा छोटी सी बात पर देर रात गए हंगामा करे, दूसरे कमरे में सोने चली जाए। इस बात पर कि नीरव बिना बताए कहीं गया। इतने दिन में न जाने कितनी बार उसने ऐसा किया। तब तो चेहरे पर सिकन न थी। अब मायके जाने की बात कल से खटक रही थी। नीरव के सामने पूछने का औचित्य नहीं। वह सच बताने नहीं देगा तो उसने जाने के बाद दुकान से लौट आए थे। वृंदा को रोता देख दिल अनजानी आशंका में डूब गया। कल रात से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। किंचित बात बड़ी है, वजह जानने चला आए। अब लगता है वजह इतनी भी हल्की नहीं जितनी मैं सोच रहा था। नहीं, कुछ नहीं। अभी भी चुप रही तो भयंकर पछतावा देगा। ये पति पत्नी का मामूली झगड़ा नहीं, स्थिति ज़्यादा खराब मालूम पड़ रही है। बातें छिपाने से व जख्म दबाने से नसूर बन जाते हैं। कौन समझाए? आजकल के बच्चों को खुद से अधिक किसी को कुछ नहीं समझते। सुबह शाम आंखें मोबाइल में घुसी है, बेशक घर में चीख पुकार मची हो। बड़बड़ाते वृंदा की तरफ देख रहे थे, जो अपने मौन व्रत पर कायम थी कि सब्र जवाब देने लगा। बताती क्यों नहीं? क्या कहा उसने तुझसे कि इतनी दुखी है? क्या वह सच में शादी करना चाहता है या अपने मन से कह रही है? बोल। आप भी मुंह में दही जमाए रखी तो किसी को दोष न दे पाएगी।
अपनी हालत की खुद जिम्मेदार होगी। गुस्से के मारे आवाज़ कांप रही थी। पहलवान जी नाराज़ हो जाएंगे। आवाज़ में संशय था। वो नाराज़ हो न हो, उसके लिए घुटती रहेगी, अपनी ज़िंदगी में जहर घोलेगी। पहलवान जी ने बताने से मना किया है। हे भगवान, ये त्रेता युग नहीं कि सीता बनने से पति भी राम बन जाएगा। ये कलयुग है जहाँ सीता को भी शस्त्र उठाने की अनुमति है और तू आवाज़ नहीं उठा पा रही। बाबूजी के डांटने से होश आया तो बताने विवश हुई। पहलवान जी चचू से शादी कर रहे हैं। उसके मुंह से निकले इन शब्दों की तपिश पिघले लावे से भी अधिक थी कि पूरा शरीर दहक उठा। शरीर की ताकत जैसे एक पल में निचुड़ गई। पैरों ने जवाब दे दिया। धरती गोल घूमने लगी तो कुर्सी पकड़ ली, अन्यथा गिर जाते। दोनों आंखें बंद कर खुद को समझाने के प्रयास में मौन साध लिया। जो सुना वो सही था या उनके कान बजे। पूरी उम्र बच्चों की अच्छी परवरिश में खपा दी। पत्नी की मृत्यु के बाद भी कभी किसी अन्य को बच्चों की सौतेली माँ बनाने का ख्याल तक मन को न छुपाया। बेटा एक पत्नी के होते दूसरी शादी कर रहा है, वो जो बचपन से स्त्रियों की शायद से भी बचता था। कानों पर अभी यकीन नहीं हो रहा था। ये बात सच नहीं, लाख बुरा सही, मेरा बेटा ऐसी गलती नहीं करेगा। यही सच है। उसकी मलिन आवाज़ आई। वजह कहीं तेरा पंकज के लिए प्यार तो नहीं जो उसको ये सूझी? नहीं बाबूजी, मैं तो उनको पंकज जी की जगह दे चुकी, जिंदगी में भी और दिल में भी। वे कैसे वजह बनती? कातर नज़रों से उन्हें देख रही थी। पूरी बात बता कि आज बात यहाँ तक पहुँच गई। पहुँचने पर वृंदा ने पूरी बात ज्यों की त्यों बता दी कि बाबूजी मारे क्रोध के कांपने लगे। पहला गुस्सा उस पर ही उतरा जो ठहरा निरा बैल बुद्धि। तू भी भांग घोल कर पी गई, जरा समझदारी तो दिखाती। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक। अरे तुमसे अच्छे तो निरे निरे बालक होते हैं जो अपने बेजान खिलौनों के लिए मार पिटाई पर उतर आते हैं। इतने दिन से ये सब चल रहा था, खुद कुछ करने की तुमने मुझे भी बताना नहीं जरूरी नहीं समझा। मुख क्रोध से लाल हो गया। पहलवान जी ने मना किया था। वो कुएं में कूदने कहेगा, कूद जाएगी। नहीं, बिना नकेल कसे तो बैल भी सीधी राह नहीं चलता, न बिना लगाम के घोड़ा। तूने तो उसे आज़ाद छोड़ दिया अपनी चुप्पी का लाइसेंस थमाकर कि जहाँ मर्जी जाए, जो मर्जी कर। तो इतनी बेवकूफ़ निकलेगी, मुझे ज़रा अंदाज़ा नहीं था। उसके फैसले में तू भी बराबर की जिम्मेदार है। बाबूजी, मैंने प्रयास किया रोकने का, नहीं माने। रिश्ते में ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती। रिश्तों की डोरी भी कसना ज़रूरी हो जाता है। अधिक ढिलाई बरतने से ढोलक की तान बेढंगी और बिना बांध के नदी तबाही लाती है। तूने अपने रिश्ते में ढिलाई बरती, जिसका परिणाम है उसका ये दुस्साहस। चल। कहाँ? मंदिर। पहलवान जी गुस्सा होंगे। गुस्सा करेगा, खा नहीं जाएगा। पहलवान जी चचू से प्यार करते होंगे। वो तुझसे प्यार करता है, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। तू उसको समझ नहीं पाई। क्या ये सच है? अगर आज वह चचू की जीत के आगे झुका तो उसकी जीत हम सब की हार होगी। चचू नाम की सुनामी इस घर में आकर हमारी खुशियाँ अमन चैन लील ले, उसे आगे बढ़ने से रोकना होगा, अन्यथा कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। जिस आशियाने को इतने सालों से संवारता रहा, एक पल भी बिखरने में नहीं लगेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। वृंदा का हाथ पकड़कर लगभग खींचते बाहर ले आए। बाहर आकर दरवाज़ा बंद किया और अब कदम खुद ब खुद बाबूजी के पीछे चल पड़े। यूं ही बुजुर्गों को छत नहीं कहा जाता होगा। जब से इस घर में आई बाबूजी हमेशा ढाल की तरह मौजूद दिखे कि आखिरी उम्मीद बस
उनसे ही है। वे ही इस शादी को रोक सकते हैं। यही कोई 10 मिनट की दूरी पर मंदिर था। जल्द ही वहाँ पहुँच भी गए। मंदिर परिसर में जाने सीढ़ियाँ थीं जिनसे चढ़ते ऊपर आ गए। वहाँ का नज़ारा हैरानकुल था। लाल रंग के जोड़े में चच्छू दुल्हन के रूप में सजी थी। विवाह विधियों व फेरों के लिए हवन वेदी तैयार हो रही थी। पंडित मंत्रोच्चार कर रहा था। बाबूजी ने देखा तो दौड़ते कदमों से वहाँ चल पड़े। वृंदा थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई। रुक जा नालायक। बाबूजी के ये शब्द कान में पड़े तो नीरव की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। चेहरे पर चिंता के निशान साफ झलकने लगे। निसंदेह वह उनके यहाँ आने से खुश नहीं। दोनों अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अरे, यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने हैरानी से पूछा। अपने बेटे की करतूत देखने आया, ताकि देख सकूं कि यह कितना नीचे गिर सकता है। गुस्सा 7वें आसमान को पार कर रहा था। आप जाइए यहाँ से। उसके ये शब्द सुनना जैसे अप्रत्याशित था। एक जोर का थप्पड़ गार्डों पर गूंजा कि दूसरी शादी करेगा। पूछा। हाँ। बाबूजी उसकी इस ढिठाई पर हैरान थे। वृंदा का सोच उस पर क्या बीत रही है, हमारी ना भी सोचना था तो वृंदा भी साथ रह लेगी। बेशर्मी से बोला। इसमें क्या कमी है? शब्द दांत तले पीसते चले गए। चच्चू मुझसे प्यार करती है। कल को कोई और करने लगेगी, उससे भी शादी करेगा। इसके सिवाय मेरे पास कोई रास्ता नहीं। तेरे लिए परिवार से बड़ा अपना मेडल हो गया। पहलवान जी का यही आदेश था। जोगे जोगड़े घर गृहस्थी का ज्ञान पिलाने लगे, जिन्हें ये पता नहीं घर गृहस्थी क्या होती है। सिर्फ अनुमान लगा लिया। तूने फैसला कर लिया। कोरा व अनुभवहीन ज्ञान फलदायी नहीं, नुकसानदायी होता है। मैं अपने परिवार के लिए सही फैसला लूँगा कि वो ब्रह्मचारी, जिसने अब तक गृहस्थी में पैर भी नहीं रखा, उन्हें जो ठीक लगा होगा वही किया। तुझे कुछ नहीं लगा। गुरुजी की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। उन्हें बड़ी पड़ी है बस मेडल बचाने की। वो क्या समझेगा कि परिवार की अहमियत ओलंपिक मेडल से ज़्यादा होती है। उस उपलब्धि से बड़ी खुशी अपने परिवार के हित में किए गए त्याग में होती है। पति पत्नी के रिश्ते को किसी मेडल के लिए न तो दांव पर लगाएगा, न शादी करेगा। ये मेरा आदेश समझ। सॉरी पापा। नीरव ने ना में गर्दन हिलाई कि बाबूजी का दिल बैठ गया। आज पहली बार है जब उनके बेटे ने उनकी कही बात मानने से इनकार कर दिया। हमेशा जी पापा करता सर झुकाकर सारी बात मानता था। इसकी वजह साथ खड़ी चचू थी। तन बदन में आग लग गई। पूरी दुनिया में कुंवारे लड़के मर गए, अगर मर भी गए तो तभी तुझे बर्बाद करने मेरा ही घर मिला। बेहया, जरा शर्म नहीं आई? कैसी लड़की है, इतना छल परपंच रच लिया। उस बेचारी का दुख नहीं दिख रहा कि वो अब क्या करेगी। इतना स्वार्थी होना भी अच्छा नहीं कि अंधे को अंधे हो जाओ। इंसानों से नहीं तो उस ऊपर वाले का डर भी नहीं रहा। यह अन्याय करते। मैं इससे प्यार करती हूँ। प्यार में अंधी हुई तू दूसरे का घर फूकेगी। बहुत हुआ। दोनों ड्रामा बंद करो। मुझसे अब अधिक सहन नहीं हो रहा। अंतिम चेतावनी दी। पापा, आपको कहा कि जाइए। पंडित जी, फेरे शुरू करवाइए। तुझे पंकज का जरा ख्याल नहीं, या अपनी मरी माँ का? मैंने आज तक आपकी हर बात मानी, पर आज नहीं मानूंगा। कोशिश बेकार है। शादी होने दीजिए। हमें आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। वह ढिठाई से बोला। बाबूजी ने काफ़ी तर्क वितर्क किया। नीरव ने अनसुना किया। बाबूजी का टूटना, वृंदा के आंसू
सबसे ऊपर उसकी जिद हुई कि उसके कहने पर पंडित जी ने फेरे की रस्म शुरू कर दी। बाबूजी गिड़गिड़ाने लगे, नीरो, ये गलती मत कर, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा, तू मेरा बेटा नहीं रहा। नीरो ने जैसे कानों में रुई ठूंस दी। सब कुछ सुनाई देना बंद हुआ। पंडित जी, बंद कीजिए ये सब ढकोसला, ये पागल हो गया है। तुम तो ठीक हो। पंडित भी जैसे कुछ सुन नहीं रहा, सब यंत्रवत चल रहा था। उसके विरोध के बावजूद फेरे की रस्म हो गई। वृंदा भी अपने सपनों और अरमानों की इस हवन बेदी में जलता देख रही थी, जिसके चारों तरफ नीरो और चचू दूसरा फेरा पूरे कर रहे थे। मंत्र उसके जेहन में तेजाब की तरह घुल रहे थे कि जिसकी जलन असहनीय थी। बाबूजी की कोशिश को धत्ता बता नीरो और चचू अग्नि के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। 3 फेरे पूरे हुए। पंडित की आवाज़ आई, अब बाकी बचे फेरों के लिए वधू आगे आ जाए। बाबूजी उन दोनों को बुरा भला कहे जा रहे थे, साथ में ये विवाह करवाने के लिए पंडित को भी कोस रहे थे कि वह क्यों फेरे पड़वा रहा है। पर मजाल की नीरो या पंडित के कानों में जुरेंगी हो। वह लगातार मंत्र पढ़ रहा था। नीरो बाबूजी को अनसुना कर रहा था। रुक जाइए पंडित जी, वरना मैं जाने क्या कर दूंगा। बाबूजी की धमकियाँ बेअसर हो गई। अब चचू आगे और नीरो पीछे हो जगह बदल ली। रुक जाइए पंडित जी, आपकी आवाज़ दूर से आई। सबकी नज़रें उस तरफ उठी। चचू के माता पिता थे। बाबूजी के फ़ोन करने पर कमल चचू के माता पिता को बुला लाया ताकि वे चचू को रोक सकें। हुआ भी वही। उन्हें आता देख वे दोनों ठिठके। बाबूजी की आंखों की चमक बढ़ गई। क्या हो रहा है ये? उसकी माँ बिलबिलाई। मैं और नीरो शादी कर रहे हैं। वह बड़ी ही बेहयाई से बोली कि पिता तमतमा गए। दिमाग खराब हो गया है तेरा। रिश्ता तय हो चुका है, कुछ दिन बाद शादी है और तू यहाँ से ये सब कांड कर रही है। इस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया तुझे कि तू हमारी इज्जत इस तरह उछाले। पिता गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। मैंने पहले ही कहीं और शादी के लिए साफ इनकार किया था। आपने मेरी मर्जी के खिलाफ रिश्ता तय कर दिया तो मेरे पास इसके सिवाय कोई रास्ता न बचा। कितनी बार दोहरा चुकी कि मैं नीरो से ही शादी करूंगी। आप समझते ही नहीं कि मैं कहीं और शादी नहीं कर सकती। कर्मजली मर क्यों न गई, ये कलंक का टीका देने से पहले मरो पड़ी। चचू को तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं था। ढीठपन से पर उतर आई थी। मैं पहले ही कह चुकी थी मैं नीरो से शादी करूंगी। ये बैल ही मिला तुझे शादी करने के लिए, जिसे घर गृहस्थी का कुछ पता नहीं। तू इसके साथ कभी खुश नहीं रहेगी। नीरो की तरफ मुड़ी। ठीक कहते हैं तेरे पापा कि तू बैल बुद्धि है। मेरी फूल सी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। वह भी दोनों को भला बुरा कहने लगी। मैं नहीं, ये मुझसे प्यार करती है। इसने ही शादी की जिद की। मैं बेबस हो गया और उसने बिंद्रा की तरफ इशारा किया। वो भी साथ रह लेगी। दोनों को कोई कमी नहीं होने दूंगा। नीरव के ये कहते ही उन्होंने आपा खो दिया। नासपीटे बोलते हुए जुबान भी न काँपी रहे। तो क्या हुआ, कुछ समय बाद शहर में घर ले लूँगा। ये वहीं रहेगी और मैं इसे खुश रखूँगा। और वृंदा, वो तो आपको भी पता है, घर में रखने उसे चादर डालने की रस्म निभाई है। उसका मेरा पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता है तो बस सहानुभूति का, ताकि दुखी ना हो। आप खुद सोचिए, कहाँ मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर, कहाँ ये सीधी सादी कम पढ़ी लिखी गांव की वृंदा। कल को 4 लोगों में मुझे उठना बैठना पड़ेगा। ये कहीं से मैच नहीं होती। रिवाज के नाम पर बेवजह गले पड़ गई है। खुद तो मैं चचू के साथ ही रह सकता हूँ।
ना कि इस रोदड़ी के साथ जो सारा दिन रोती रहती है। लो और सुन लो इस बैल बुद्धि की बात। बाबूजी ने सुना तो बड़बड़ाने लगे। वृंदा, गंवार हुई और तू कौन सा पढ़ा है? 12वीं में स्पोर्ट्स कोटा के नंबर न लगते तो तू फेल हो जाता। आया दूसरों में नुक्स निकालने वाला। कुश्ती के अलावा तुझे आता ही क्या है? वृंदा सर्वगुण संपन्न है, तू ही उसके लायक नहीं। बैल कहीं का गुस्से से बोले, आप हमेशा बस मेरी बेइज्जती करने की और कुछ मत करना। तू इसी लायक है। भैया, ये आप क्यों कर रहे हैं? इसने कुछ काला जादू कर दिया है लगता है, तभी आपकी मति फिर गई है। तू ज़्यादा मत बोल, जा यहाँ से। नीरव ने डांटा तो वह गया और वृंदा का हाथ पकड़कर ले आया। उसका प्यार प्यार है और इनका प्यार वो कुछ नहीं। ये आपसे प्यार नहीं करती। जिस जिस दिन से ये घर में आई हैं आपकी डाइट बनाते बनाते थक जाती हैं, पर उफ तक नहीं करती। आपका हमारा सबका इतना ख्याल रखती हैं। आपका गुस्सा भी चुपचाप सहती हैं। पूरा घर संभाल रही हैं और उसका बदला ये दे रही हैं। ये प्यार नहीं तो क्या? इसका प्यार प्यार है। ये भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती ना, हम ये होने देंगे। इनमें माँ की झलक दिखती है। ये देवी हैं, देवी, और आप इन्हें ठुकरा रहे उसके लिए जो अपने स्वार्थ में अंधी है। नीरव ने वृंदा की आंखों में देखा और अगले पर नजरें फेर ली। ये पढ़ी लिखी मॉडर्न है, शहर में रही है। ये गंवार है। घर के काम और टेसू बहाने के अलावा इसे कुछ नहीं आता। कमरे से किचन, किचन से आंगन, बस यही। ये तो नौकरानी भी कर लेगी। आज की डेट पर नौकर चाकर रख सकता हूँ, इसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं। उसके कहते ही अचानक वृंदा जागृत हुई। नीरव उसे नौकरानी कह रहा था। यह उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तिलमिला गई। क्या कहा? क्या कहा आपने? ये पढ़ी लिखी और मैं गंवार? हाँ, मुझे कुछ नहीं आता। नहीं, खाना बनाना भी अब सीखी हो, वो भी ढंग से नहीं आता। कभी ये जला दिया, कच्चा बना दिया, कभी नमक ठोक दिया। कुछ बोलो तो टेसू बहाकर मेरा दिमाग खराब करती है। उसके कहते ही वृंदा को घनघोर गुस्सा आ गया। तमतमाती उसके सामने आ गई। मैं रोती हूँ तो आप बैल हैं, हरदम नाक में गुस्सा चढ़ाए हुए। आपको अक्ल भी नहीं है। शादी करनी है तो करिए, मैं भी आज़ाद हो जाऊंगी। नौकरानी की जॉब से थक जाती हूँ। 20-20 रोटियाँ बेलती। जब इसके हाथ थकेंगे तब पता चलेगा कि पहलवान की पत्नी होना क्या होता है। मेरी खाने पर नज़र लगाती हो, मतलब तुम्हें मेरी डाइट से दिक्कत है। ये तो कुछ भी नहीं, इससे 4 गुना खाते हैं आप। मेरे हाथ थक जाते हैं रोटियां बेलते। 10 लोगों के बराबर खाना खाते हैं आप। सुना आपने? तेरी तो। नीरव गुस्सा गया। अब क्या मुझे आंखें दिखा रहे हैं? इसको दिखाइए। मैं आपकी पत्नी नहीं रही तो गुस्सा भी नहीं सहूँगी। नीरव, तुम इसके मुंह लग रहे हो। चलो फेरे पूरे करो। पता नहीं कहाँ से आ गई। चचू नीरो को खींचती बोली, तुम्हें ही मुबारक हो गुस्से की दुकान, मुझे नहीं चाहिए। वृंदा के ये कहते ही उसने सेहरा उतार दिया। अरे, अभी भी तू मेरी पत्नी है, समझी ना? ज़्यादा मत बोल, नीरो ने धमकाया। चचू उसे खींचती है। क्या कर रहे हो भैया? आप तो सच में बदल गए। आप मेरे भैया हो ही नहीं। कमल बोला। रहने दे कमल, रहने दे, मत मार दीवार पर सर। इसको नहीं समझ आना, ये हमारा नीरो है ही नहीं। बोल, वो इतनी बहस करता था कभी मेरे साथ। ये अपनी पत्नी को कम पढ़ी लिखी और नौकरानी कह रहा है। इसे अब कुछ बोलना ही नहीं, करने दे जो करना है। पंकज पहले मर गया था, आज ये भी मर गया। अब तुझे भी कल को ऐसा ही मुंह फेरना है तो जा सकता है। मेरा तो दुनिया से भरोसा ही उठ गया, कहकर दुखी होकर बैठ गए। कमल परेशान है।
बाबूजी को संभालने की वृंदा को संभाले। नीरव के तेवर बिल्कुल बदल गए। यकीन करने को जी तो न चाह रहा, पर जो सामने देख रहा है उसे कैसे झुठलाए। उस पर तो किसी के कहने का कुछ असर नहीं हुआ। पंडित अगला फेरा शुरू करवाइए। उसके कहने पर पंडित जी ने मंत्र शुरू किया। सबका विरोध दरकिनार कर चौथा फेरा भी पूरा हुआ। सब निराश होकर बैठ गए कि जब अगले ने सोच लिया कि ब्याह करना ही है, रोकने से भला क्या रुकेगा। चचू के माँ पापा की थोड़ी देर झुंझलाने के बाद सर पकड़कर बैठकर तमाशा देखने लगे। ये क्या मनहूसियत फैलाकर बैठे हो। उसके बोलने से वे उसे देखने लगे। हमारी शादी हो रही है। चचू मुझसे बहुत प्यार करती है, इतना कि मैं शादी न करूं तो आत्महत्या कर लेगी। क्यों चचू? हाँ, उसने सहमति में गर्दन हिलाई। ये कर सकती है ये सब। उसने वृंदा की तरफ संकेत किया। नहीं, ये क्यों मरने लगी तेरे जैसे नालायक के लिए। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने तुझ पर विश्वास कर इसे तुझसे चादर डलवाई। इससे अच्छा इसे उसी दिन बेटी बना कर रखता, पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया कर, फिर कन्यादान करके विदा करता तो पुण्य का भागी बनता। इसकी ज़िंदगी तेरे साथ जोड़कर खराब कर दी, पर अभी देर नहीं हुई है। ये मैं अब भी करूँगा। ये पढ़ेगी लिखेगी और अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएगी। तूने अब इसकी तरफ देखा भी तो आंखें फोड़ दूंगा। दोनों फटाफट फेरे पूरे कर ये ढकोसला समेटो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हुए। मैं तुम्हें घर में तो दूर गांव में भी नहीं देखना चाहता। मेरे 2 बच्चे हैं, कमल और वृंदा। तू इसे लेकर दफ़ा हो जा। बाबूजी गुस्से से बोले। हाँ हाँ, नहीं आऊँगा। आप ही आओगे। बाद में मुझे ढूंढते। क्यों चचू? हम दोनों खुश रहेंगे ना? उसने चचू की तरफ देखा। हाँ, तो चलो इन सबको साबित करके दिखाओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। नीरव मुस्कुराते हुए बोला। बोलो क्या करना है? चचू फूल कर गुप्पा होली कि धरती छोड़ आसमान में विचरण करने लगी। ज़्यादा कुछ नहीं, बस पुलिस स्टेशन चलकर बाबा के खिलाफ गवाही देनी है कि सलोनी के साथ बाबा ने क्या किया था, ताकि बाबा को उसके किए की सज़ा मिल सके। उसके कहते ही चचू के साथ बाकी लोग भी चौंक पड़े। ये क्या कह रहे हो? नहीं दोगी गवाही? पर पहले शादी तो होने दो। नहीं, बाकी फेरे उसके बाद होंगे, ताकि इन लोगों को यकीन हो कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मैं बाबा के खिलाफ कैसे गवाही दे सकती हूँ? चचू को कानों के पास पसीने आने लगे। हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके कहते ही अचानक बाबूजी वृंदा हैरान हो उसे देखने लगे। कुछ नहीं होगा, साबित तो करना पड़ेगा कि कितना प्यार करती हो। पंडित जी चले जाएंगे, आधा घंटा इंतजार करने लेंगे। क्यों पंडित जी? मुहूर्त निकल जाएगा जजमान। पंडित जी बोले। दक्षिणा डबल हो जाएगी, फिर तो मुहूर्त कहीं नहीं जाएगा। बाकी रस्में उसकी बाद में शुरू होंगी। हो जाएगा, घंटा भी हो तभी चलेगा। पंडित जी तपाक से बोला। चलो चचू। पर नीरो अरे मैं तुम्हारे लिए इन सब की दुश्मनी मोल ले रहा हूँ। तुम हमारे उस गांव के दुश्मन के खिलाफ गवाही नहीं दे सकती। मेरे लिए जान देने वाली मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। हमें गांव से क्या लेना, शहर में रहेंगे। इतना ही था तुम्हारा प्यार। चलो जल्दी, बस कुछ समय लगेगा, फिर सारी रस्में पूरी करेंगे। ये बाबा जी के खिलाफ गवाही नहीं देगी। पाप चढ़ाओगे हम पे? नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। चचू चल घर, ये शादी नहीं करनी। माँ ने उसका हाथ खींचा। इतना ही था तुम्हारा प्यार? नहीं तो चलो। मैं बाबा जी के खिलाफ गवाही नहीं दे सकती, तो मैं भी
शादी नहीं करूँगा। अगर अब तुमने मुकरने की कोशिश की तो मेरे पास वीडियो है, उसे पुलिस तक पहुंचा दूंगी। चलो, बिना किसी ना नुकुर के फेरे व बाकी रस्में पूरी करो। रही बाबा जी के खिलाफ गवाही देने की बात तो उसके बाद सोचेंगे। तुमने ही तो कहा था कि शादी करूँगा तो गवाही दोगी। पहले शादी तो होने दो। बीच फेरे में कौन छोड़ता है? नहीं, पहले गवाही, फेरे तभी पूरे होंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। धन्यवाद।